नमस्कार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। उनको गोलियां मारी गई। पहली गोली में वो बच गए, लेकिन नमस्कार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। उनको गोलियां मारी गई। पहली गोली में वो बच गए, लेकिन दूसरा जो शूट आउट हुआ उसमें वो बच नहीं पाए। उनको लगी गोली और वहीं गिर पड़े। उसके बाद उनको एयरलिफ्ट कराया गया, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, बचाया नहीं जा सका उनको। इस हत्या के बाद पूरी जो दुनिया है वो हतप्रभ है। खासकर जो मित्र राष्ट्र हैं जापान के, उनमें काफी शोक है। भारत भी उनमें से एक है। और जहां तक भारत का सवाल है, तो जापान और भारत की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी। अ, जहां तक मुझे मालूम है, जब चाइना ने डोकलाम में घुसपैठ की थी, तो उस वक्त सबसे पहले आवाज उठाने वाले जो नेता थे वो शिंजो अबे थे। इस पूरी घटना पर, इस पूरे मुद्दे पर और इसके क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होंगे, इस पूरी घटनाक्रम के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर गुलरेज शेख। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, पहला सवाल ये है कि क्या ये किसी सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? देखिए पांडे जी, अभी तो कयासबाजी ही आप और हम कर सकते हैं, लेकिन कयासबाजी बिना किसी तर्क के करना भी गलत होता है। तो मेरे दो तर्क हैं जिसके तहत, देखिए आप जानते हैं कि मेरा स्टैंस काफी एंटाई चाइना रहता है। और स्वाभाविक जो फिंगर्स पॉइंट हो रही है अभी चाइना के ऊपर हो रही है, क्योंकि वहां पर जश्न मनाया गया है एक तरह से उनकी मौत का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। उसके दो कारण हैं, मैं ऐसा क्यों मानता हूं। पहली बात तो एक जापान का इतिहास। इतिहास मतलब मैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले या इमीडिएट बाद की बात नहीं कर रहा, मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। 90 के दशक और उसके बाद हम देखें, मुझे याद आता है 1992 में वहां के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चली थी। हालांकि वो उसमें बच गए थे। उसके बाद 1994 में शायद प्राइम मिनिस्टर थे या एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी गोली से हमला हुआ था, उनको भी नहीं लगी थी, बच गए थे। फिर वहां के पुलिस चीफ के ऊपर भी गोली से हमला हुआ है, जापान के। तो ये एक ट्रेंड आप देख सकते हैं। पहले जो दो केसेस थे उसमें जो धुर दक्षिण दक्षिणपंथी हैं वहां पर, उनके ऊपर फिंगर्स पॉइंट हुई थी, उनके ऊपर नाम आया था, इल्जाम आया था। तो यदि हम इतिहास से कुछ मेलजोल करके देखें कयासबाजी में, तो हो सकता है कि इसी प्रकार का कुछ पैटर्न यहां पर भी हो। लेकिन ये कयासबाजी है, फिर मैं ये कह रहा हूं। दूसरी चीज में इंटरनेशनल साजिश इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो एमेच्योर वीडियो सर्कुलेट हुए हैं और न्यूज चैनलों पर भी चले हैं, उसमें जो वेपन का उपयोग हुआ वो DIY, डू इट योर सेल्फ, जैसा लगता है कि कंट्री मेड या घर में बना हुआ वेपन है। क्योंकि जो देख कर लग रहा है कि शायद वो पिस्टल नुमा शॉटगन बनाई है सामने वाले ने, और वो फोटो में दिख रहा था कि उसमें तार भी निकल रहा था। तो संभवतः कि उसको इतनी क्रूड रूप से बनाई होगी कि उसमें कुछ हैमर का फंक्शन भी नहीं होगा। तो उन्होंने शायद कुछ इलेक्ट्रिक बटन के थ्रू डायरेक्ट बैरल में कनेक्शन दिया हो कि जिससे इग्नाइट हो, ऐसा कुछ किया होगा। और वहां पे उसके बाद जो वीडियो में एक चीज और दिखती है कि जब गोली चलती है तो बहुत सारा धुआं निकलता है। तो इससे ऐसा जी। लगता है कि ये मॉडर्न स्मोकलेस पाउडर भी उपयोग नहीं हुआ था। ये शायद काली वाली जो पुरानी बारूद होती थी जो खुद बनाई होगी उन्होंने, वो होगी। तो यदि कोई साजिश होती और अंतरराष्ट्रीय साजिश होती, तो मुझे नहीं लगता इतना क्रूड वेपन जिसके ऊपर टेप लगाया था ताकि वो चले, उसके सब पार्ट्स को शायद एक का साथ रखने के लिए मास्किंग टेप लगा दिया उसके ऊपर, और उसमें कुछ बैटरी वगैरह लगा कर शायद तार से कनेक्ट किया होगा, क्योंकि डायरेक्ट बैरल के अंदर उन्होंने शायद पाउडर भरा होगा। हो सकता है कि उसमें कार्ट्रिज भी नहीं डाला हो,
डायरेक्ट ही उसमें भरा हो और उसको इग्नाइट किया हो। तो ऐसा देख के लगता है कि ये बड़ा क्रूड वेपन था और जो हमलावर था उसी ने संभवतः बनाया होगा। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं होगी, लेकिन अब वो जांच आएगी, हमलावर चूंकि जिंदा है और पकड़ा गया है तो वो चीजें सब मालूम पड़ जाएंगी वक्त के साथ। नहीं डॉक्टर साहब, आपने सुना भी होगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि चाइना में यूज किया जाता है उसमें अ, उसमें तो दिखाया जा रहा है कि लोग बड़े खुश हैं वहां पर। वहां बहुत खुश हैं। चीन और जापान की राइवलरी आपको मालूम ही है, और वहां पर बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। बल्कि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़े अजीब अजीब कमेंट किए जा रहे हैं कि जैसे कि मिठाई कम पड़ गई या आतिशबाजी कम हुई, इस तरह बिल्कुल। की बातें की जा रही हैं। तो अ, दूसरी ओर जो चाइना का जो सरकारी अखबार है, उनका जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स वगैरह, उनमें इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं कि वो अपने देश में अलोकप्रिय हो गए थे। तो इतनी जल्दी चीन का ये रिएक्शन देना और वहां पर जो खुशियां मनाए जाना, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए ये इनसेंसिटिविटी है, और जो सरकार की सोच होती है वो आवाम की सोच बनती है, और वो परिलक्षित हो रही थी सोशल मीडिया पर। तो ये एक जो वहां का जो मिजाज था वो मिजाज वहां प्रदर्शित हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो लोग चाइनीज सोशल मीडिया पर नजर रखते वो ये कह रहे थे वहां जश्न मन रहा था, पटाखों की कमी थी, बाकी जश्न मना है चीन में। और इसके दो कारण हैं। तो चाइना उनको अपना एनिमी देखता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे चीन को बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे क्वाड का आर्किटेक्चर और इंजीनियर आप बोल सकते हैं किसी को, तो वो शिंजो आबे साहब थे। एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक का रूप देने के इंजीनियर भी शिंजो आबे साहब थे। शिंजो आबे ने जो एक पैसिफिस्ट जापान हुआ करता था उसको एक मिलिटराइज्ड जापान की तरफ ले गए। नेवल प्रोग्रेस काफी हुई। वो वहां के संविधान को भी चेंज करना चाहते थे क्योंकि उनका संविधान उनको मिलिटराइजेशन की इजाजत नहीं देता। नहीं बोलना चाहिए कि ये 1945 के बाद बना हुआ अमेरिकन नजरों के नीचे बना हुआ संविधान है जापान का, जो जापान के मिलिटराइजेशन को रोकने के लिए, संवैधानिक और लीगल रूप से रोकने के लिए ब्रेक लगाता है, तो उसको भी परिवर्तित करना चाहते थे। तो इसलिए जापानी डेफिनेटली चाइनीज उनको एक अपने दुश्मन की तरह देखते थे। फिर आपने ये भी देखा होगा चाहे हिंदुस्तान से नजदीकियां उनकी बहुत अच्छी थी, ताइवान के लिए बड़े मुखर थे, और ताइवान पे हमला मतलब एक तरह से उनके पार्टी और उनकी लाइन थी कि जापान पे हमले की तरह मानते थे उसको। शिंकाकू आइलैंड्स में जो विवाद है चीन का और जापान का, उसमें भी वो काफी प्रबलता से अपनी बात रखते थे और अपना रुख उनका बड़ा स्पष्ट रहता था। तो चाइनीज उनको इसलिए भी पसंद नहीं करते थे, अपना दुश्मन समझते थे। इसके अथवा भी आप देखें तो कोरियंस और चाइनीज में एक नफरत है जापानियों के प्रति, और उसका जो कारण है वो जापान का इंपीरियल पास्ट जो कि बहुत अच्छा नहीं है, वो भी एक कारण है। देखिए मैं चीनियों को तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ चीनी सरकार को पसंद नहीं करता, लेकिन जब हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सब चीजें रखनी चाहिए हमको, क्या सच है क्या बुरा है क्या सही है क्या गलत है। तो रेप ऑफ नानकिन जिसको कहते हैं, कि जब इंपीरियल जापान ने चीन पे कब्जा किया था तो नानकिन के शहर को तबाह किया था, लोगों के मास मर्डर किए गए थे, और औरतों के साथ जिस प्रकार से रेप हुआ था तो उसको रेप ऑफ नानकिन कहते हैं। तो वो आज भी उनके मन मस्तिष्क में है कहीं ना कहीं चीनियों के, क्योंकि जिस प्रकार के जुल्म हुआ था। फिर उसके अथवा यदि आप कोरियंस को भी देखें इंक्लूडिंग साउथ कोरिया जो कि ट्रीटी बाउंड अलाय है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स स्टेशन ने, जापान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया, ये तीन उस क्षेत्र में साउथ चाइना सी वाले में अमेरिका के ट्रीटी बाउंड डिफेंस अलायंस है, मतलब उन पे हमला मतलब अमेरिका पर हमला, इस प्रकार से हैं। तो वहां पर भी चीन के प्रति जापान के प्रति अच्छे कोई भाव नहीं है साउथ कोरिया में भी, क्योंकि जब जापानियों ने साउथ कोरिया पे शासन किया था तो इतनी बर्बरता हुई थी उनके साथ, साउथ कोरियंस के साथ उस समय साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डिवाइडेड नहीं था, ये तो बाद में हुआ है।
तो कोरियंस के साथ इस हद तक जुल्म हुआ था कि कोरियन भाषा के उपयोग पर भी बैन लगा दिया गया था, और यदि आप उपयोग करते पाएंगे तो आपको दंड होगा। तो वो एक पुरानी जो लेगेसी चल रही है वो आज भी प्रभावित करती है। फिर शिंजो आबे साहब ने भी कहीं ना कहीं चीनियों की चुटकी लेने के लिए कुछ जानबूझ के किए मजाक, या फिर वो गलती से हुआ, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक जेट प्लेन में बैठे थे वो, जिसके ऊपर लिखा था 731 नंबर। अब 731 जो है ना, वो एक तरह से चीनियों और कोरियंस, वो खासतौर से ये चीनियों के जख्म के अंदर नमक की पूरी बोरी भरने वाली बात है, छिड़कने वाली बात नहीं है। क्योंकि 731 साइट हुआ करता था जहां चीनियों को रखा जाता था जापानियों के द्वारा, वो बंधक बना के उनके शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते थे। जिंदा शरीर के ऊपर सर्जरी भी परफॉर्म होती थी, जिंदा शरीर के ऊपर कीटाणु डाल दिए जाते थे ये देखने के लिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी के ऊपर, यदि मारते हैं तो मरते समय कैसा प्रतीत होगा। इस तरह के बिल्कुल वहशी प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट होते थे, जापान ने 731 साइट पे किया था। और इस साइट को बाद में अमेरिकियों ने, लोगों ने लिबरेट किया था द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। तो वो 731 जो जेट पे बैठे थे ना, वो बहुत बड़ा नमक था कोरियंस भी पे भी और चीनियों के भी जख्मों पर। लेकिन कोरियंस ने इस प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं किया कि वो हर्षोल्लास मना रहे हैं। उन्होंने कम से कम इतनी सेंसिटिविटी रखी कि कोई आदमी की हत्या हुई है, किसी नेता की हत्या हुई है, अंदर से क्या भाव था मुझे नहीं पता, लेकिन इजहार नहीं किया सोशल मीडिया पे, ना उनकी जनता ने, ना उनके मुखपत्रों में, उनकी सरकार के द्वारा। जी हाँ, ये एक थोड़ा सा उन्होंने इस पर थोड़ा ये अच्छा उनका रहा, अच्छा जेस्चर रहा कि उन्होंने इस तरह से जो चाइना में हुआ वो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब एक सवाल और उठता है कि जैसे क्वाड का जो गठन किया गया था, जो चाइना के खिलाफ ही किया था, चाइना को काउंटर करने के लिए, 4 देशों का जो एक गठबंधन है वो, तो शिंजो अबे की मौत के बाद अब क्वाड की क्या स्थिति रही? क्या एक्चुअली देखिए, शिंजो अबे ने इसको इसको ताकत देने के लिए काफी काम किया, बहुत किया, तो बहुत बहुत काम किया, हाँ, बढ़ चढ़कर काम किया। जाहिर है उनको चाइना की ओर से बहुत बड़ा थ्रेट था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, इसीलिए उन्होंने भारत को भी इसमें जोड़ा, भारत भी इसमें शामिल हुआ। तो अब ये जो क्वाड है, क्या शिंजो अबे के नहीं रहने से क्वाड पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये कमजोर हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता पांडे जी। क्यों इसलिए नहीं लगता? क्योंकि क्वाड का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। और देखिए, एफडीआर ने यूनाइटेड नेशंस की एक तरह से नींव रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एफडीआर के मौत के उपरांत यूएन खत्म हो गया। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो चलते हैं। और यदि आप जियोपॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि नेशंस जो होते हैं, राष्ट्र जो होते हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही फैसले लेते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जापान और भारत स्वाभाविक मित्र हैं, क्योंकि इन दोनों को मित्र बनाने का काम करता है चाइना। शिंकाकू आइलैंड्स की को लेकर जो विवाद हैं वो जापान के भी हैं, वो चाइना के भी हैं। मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर चाइना और जापान के विवाद हैं। इसी प्रकार से यदि सीमा को लेकर विवाद हिंदुस्तान के और चाइना के हैं। चाइना जो है वहां पर भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, यहाँ पर भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो दोनों के संबंध के बीच में बड़ा गाढ़ा गोंद है, और वो गोंद है मेड इन चाइना, चाइना की पॉलिसीज। तो नेशनल इंटरेस्ट जापान का भी इसमें है कि भारत के साथ रहे, और भारत का भी है कि जापान के साथ रहे। इसलिए व्यक्ति के होने ना होने से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेशनल इंटरेस्ट दोनों के, दो देशों के जब मिलते हैं तो वो साथ काम करते हैं, और ये दोनों देश काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे जो एक विचार आता है वो ये है कि दो चीजें हो सकती हैं जापान की राजनीति के ऊपर। देखिए, हिंदुस्तान के जापान से संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई भी प्रधानमंत्री रहे वहां पर, वो संबंधों की प्रगाढ़ता ऐसी ही रहेगी क्योंकि कॉमन थ्रेट है। लेकिन
अब ये देखना होगा कि जांच में क्या आता है नतीजा। कहीं नतीजा अगर ये आता है कि ये किसी विचारधारा के तहत उस युवक ने इनकी हत्या की। विचारधारा किस प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। एक तो धूढ़ दक्षिणपंथी, जिसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले भी वाइस प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो हमला हुआ था वो दक्षिणपंथी ग्रुपों ने किया था, के लोगों ने किया था। धूढ़ दक्षिणपंथी। और दूसरी हो सकती है बिल्कुल पैसिफिस्ट, जो युद्ध के खिलाफ, मिलिटराइजेशन के खिलाफ, क्योंकि 50, 60, 70 साल में लोगों की मानसिकता पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और जो पैसिफिज्म जापान में आया, यदि उससे कोई प्रेरित था और कोई ये सोचता है कि शिंजो आबे साहब जो जापान का मिलिटराइजेशन कर रहे थे, वो चाहते थे कि वहां के संविधान में परिवर्तन कर दिए जाए ताकि मिलिटराइजेशन की प्रोसेस के बीच में वो अड़ंगा संविधान नहीं बने। इसलिए यदि किया तो हो सकता है कि एक डिबेट वहां शुरू हो। जापानी जो होते हैं बड़े डिबेट करके कॉन्सेंसस बना के पॉलिसीज को धीरे धीरे ड्राफ्ट करते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, अगर ये होता है कि वो पैसिफिज्म की तरफ वापस जापान जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन, तो वो चाइना के लिए बेहतर है। लेकिन मैं हिंदुस्तान के लिए या क्वाड के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं मानता उसको। मिलिटराइज्ड जापान जितना होगा उतना हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो चाइना के लिए इतना बड़ा खतरा है, चाइना को इतना परेशान करेगा। और चाइना के रिसोर्सेज हिंदुस्तान के पास से हटाकर वो जापान की तरफ डाइवर्ट करता है। तो हमको एक स्पेस मिलती है अपने एक्सपांशन के लिए, चीनियों को दूर रखने के लिए और अपना आप को एक्सपांड करने के लिए। लेकिन दूसरी पॉजिटिव चीज भी इससे हो सकती है। उससे ये हो सकती है कि यदि उनके विचारों के लिए उनको मारा गया है और बहस चलती है और वो विचार 10 गुना 100 गुना ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं जापानी सोसाइटी में, और उनको एक शहीद का दर्जा लोग अपने मन से समझते हैं कि विचारों की वजह से इनको मारा गया और इनके विचार जो थे वो देश को आगे ले जाने के लिए थे, तो उससे मिलिटराइजेशन ऑफ जापान जो है वो प्रभावित हो सकता है, उसको गति मिल सकती है और वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो उससे फिर चाइना और ज्यादा परेशान। अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर साहब पूछता हूं कि क्या ये माना जा सकता है कि इस हत्या के पीछे जापान की जो आंतरिक राजनीति है उसका भी कोई रोल है क्या? क्योंकि ऐसा सुना जा रहा था कि जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, ये इन्हीं के अपने थे, इन्हीं के पार्टी के थे, इन्हीं के अपने थे। और ये भी सुना जा रहा था कि ये सरकार एक तरह से शिंजो अबे ही चला रहे थे, उन्हीं की नीतियां चल रही थी। हर हर पॉलिसी, मतलब पॉलिसी डिसीजन में वही रहते थे, वही उसको फाइनल, मतलब उन्हीं उन्हीं की चलती थी। तो क्या ये कहीं असंतोष तो नहीं है आंतरिक? देखिए पांडे जी, मैं ये नहीं कहूंगा असंतोष है कि नहीं, लेकिन इस चीज को भी मुझे लगता है कि जापान की जो संस्थाएं हैं, और जापान में अच्छी संस्थाएं हैं जांच करने की, तो जांच करने वाली जो संस्थाएं हैं इन चीजों को भी मद्देनजर रखेंगी मेरे हिसाब से, कि कहीं इसके पीछे आंतरिक राजनीति हो सकता है, विपक्ष की भी हो, और उनकी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी भी हो सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, फुमियो किशिदा जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, ये इन्हीं के द्वारा पिकअप किए हुए हैं, इन्हीं की कैंडिडेट है। और आज के समय शिंजो आबे साहब का जो कद था वो लार्जर देन लाइफ था जापान की राजनीति में, इतना लार्ज था कि उसने एक तरह से विपक्ष को भी कवर कर लिया था। तो इस एस्पेक्ट में भी जांच होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो साउथ कोरिया है, इस घटना के बाद जापान और साउथ कोरिया के रिश्ते किस ओर करवट लेंगे? क्या रिश्तों में वो जो एक खटास थी वो बनी रहेगी? नहीं, वो खटास तो ऐतिहासिक रूप से है लोगों के जहन में, लेकिन खटास उस लेवल की भी नहीं है जो चीन की और जापान की है। हालांकि चीन ने जापान में ज्यादा जुल्म किए। फिर वही बात है कि इन दोनों देशों को, दक्षिण कोरिया को और जापान को पास लाता है और इनके संबंधों पे गोंद कोई लगाता है तो वो मेड इन चाइना गोंद है, क्योंकि दक्षिण कोरिया को समस्या रहती है नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया जो है वो किस इशारे पे काम करता है, उसका नाम बेजिंग है। तो इनके रिलेशन
अच्छे नहीं तो खराब भी नहीं है, साथ काम कर सकते हैं, ये वो करते हैं। जी जी जी। और सबसे अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं और ये ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो आज हुई है, बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, और जैसा आपने भी कहा अपने विश्लेषण में, कि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं वो बरकरार रहेंगे, जैसे थे वही रहेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे, इसमें किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना विश्लेषण दिया, वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।